हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम आपकी सोशल साइंस बुक का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पता है कौन सा? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एक ऐसा चैप्टर जो बिलीव मी हम सब की लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो पानी आप पीते हो, जो फोन आप यूज करते हो, सब कुछ। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से जो शायद इतना सिंपल है नहीं। आपको क्या लगता है ये जो रिसोर्सेज हैं पानी, हवा, मिनरल्स, क्या ये सब नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं? मतलब बस ऐसे ही मिल गए हमें? सोचने में तो यही लगता है ना? लेकिन होल्ड ऑन, इसका असली आंसर वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो उस फ्री गिफ्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। आखिर ये रिसोर्स होता क्या है? क्योंकि जब तक फाउंडेशन ही क्लियर ना हो, आगे की बिल्डिंग कैसे बनेगी, राइट? तो चलो सबसे पहले बेसिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ओके, सो देखो, हर चीज रिसोर्स नहीं होती। रिसोर्स बनने के लिए किसी भी चीज को 3 टेस्ट्स पास करने पड़ते हैं। सोच लो, ये 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उसे निकालने या यूज करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नंबर 2, इकोनॉमिकली फीजिबल, उसे निकालने का खर्चा उसकी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल। और नंबर 3, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब हमारी सोसाइटी उसके यूज को एक्सेप्ट करे। जब ये तीनों बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, तब जाकर कोई चीज अ रिसोर्स कहलाती। और यही बात हमें वापस उस पहले सवाल पर ले आती है कि क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स हैं? द आंसर इज नो, वो फ्री गिफ्ट्स नहीं हैं। लुक एट दिस, ये ट्रायंगल सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। सेंटर में कौन है? हम, ह्यूमन बीइंग्स। हम ही हैं जो नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज करते हैं और नेचर की चीजों को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदलते हैं। सो इन अ वे सबसे बड़े रिसोर्स तो हम खुद हैं। चलो, अब जब हमें ये पता चल गया है कि रिसोर्स क्या होता है, तो टाइम आ गया है अपना टूल किट खोलने का। देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के टूल्स रिसोर्सेज हैं। अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग कैटेगरीज। इट्स टाइम टू क्लासिफाई। वाओ, लुक एट दिस। ये पूरा चार्ट ना एक तरह से रिसोर्सेज का फैमिली ट्री है। देखो, सबसे ऊपर 2 मेन ब्रांचेस, नेचुरल और ह्यूमन। फिर नेचुरल के नीचे देखो, रिन्यूएबल यानी वो जो वापस आ जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार गए तो गए। और इनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं। ये पूरा चार्ट हमारा रोड मैप है। चलो एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब वो आते कहां से हैं। ये सुपर सिंपल है। पहला है बायोटिक। बायो मतलब लाइफ। तो जिन रिसोर्सेज में लाइफ है, जैसे हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब बायोटिक हैं। और दूसरा है एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए। सिंपल, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो खत्म होंगे या नहीं। एक साइड पे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें आप रिचार्ज कर सकते हो, ये वापस आ जाते हैं। सोचो, सोलर एनर्जी, विंड, पानी। बट दूसरी साइड पे है अ बिग प्रॉब्लम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल, पेट्रोल। पता है इनको बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, सीरियसली मिलियंस। इसीलिए इनका एक एक ड्रॉप बचाना इतना जरूरी है। ऑलराइट, तो हमने रिसोर्सेज को समझ लिया, क्लासिफाई भी कर लिया, सब ठीक चल रहा था। बट अब आती है कहानी में एक प्रॉब्लम, एक क्राइसिस, क्योंकि हमने इन रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट समझने की जो गलती की ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट बिग मिस्टेक। और एक गलती से 3 बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। प्रॉब्लम नंबर 1, कुछ लोगों की लालच यानी ग्रीड की वजह से सबके लिए रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में इकट्ठे हो गए। इससे सोसाइटी में 2 ग्रुप्स बन गए, हैव्स और हैव नॉट्स, यानी अमीर और गरीब। और इन सब का जो डेंजरस रिजल्ट है, वो है प्रॉब्लम नंबर 3, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, अ लिस्ट दैट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और ये सब सैडली हमारी ही वजह से है। ओके, इट साउंड्स प्रीटी बैड, राइट? बट हे, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम है आगे का रास्ता देखने का। सो व्हाट इज दैट वन बिग आइडिया? व्हाट्स द स्मार्टर वे फॉरवर्ड जो हमें इस मेस से निकाल सकती है? और वो बिग आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम थोड़ा हैवी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल है। इसका मतलब है डेवलपमेंट ऐसे करो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाली जनरेशंस की जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज ना हो। सिंपल सा फंडा है, आज अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन कल का भी सोचो। पता है, ये आइडिया नया नहीं है। गांधी जी ने कितने साल पहले इसे कितनी सिंपल लाइन में समझा दिया था। उन्होंने कहा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब हर किसी की नीड यानी जरूरत के लिए तो काफी है, लेकिन किसी एक की भी ग्रीड यानी लालच के लिए नहीं।
ये जो नीड और ग्रीड का डिफरेंस है ना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट है। और देखो, ये आइडिया अचानक से नहीं आया, इसकी एक पूरी जर्नी है। इसके बाद 1968 में क्लब ऑफ रोम ने शुरू की, फिर 1974 में एक बुक आई स्मॉल इज ब्यूटिफुल, जिसने इस सोच को और आगे बढ़ाया। बट द बिग मोमेंट केम इन 1987 जब ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने ऑफिशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड इंट्रोड्यूस किया, और फिर 1992 में हुआ रियो अर्थ समिट, जहां पूरी दुनिया ने एजेंडा 21 साइन किया, अ ग्लोबल प्लान फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात, लेकिन इंडिया में क्या? इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स कंट्री में हम रिसोर्सेज को कैसे प्लान करते हैं? लेट्स जूम इन एंड टॉक अबाउट इंडियाज गेम प्लान। इंडिया की डाइवर्सिटी को समझने के लिए बस इस चार्ट को देखो। हमारे पास 43% प्लेन्स हैं जहां खेती होती है, हमारा खाना उगता है। फिर 30% माउंटेन्स हैं जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और 27% प्लेटोज हैं जो मिनरल्स का खजाना है। अब जब इतनी वैरायटी है तो बैलेंस प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक सॉलिड 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। बहुत लॉजिकल है, ध्यान से सुनो। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। मतलब पहले पता लगाओ कि रिसोर्स कहाँ है, कितना है, पूरी सर्वेइंग, मैपिंग सब इसमें आता है। स्टेप 2, इवॉल्विंग अ प्लान। जब पता चल गया तो एक प्लान बनाओ कि इसे निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी। और सबसे क्रूशियल स्टेप 3, मैचिंग विद नेशनल गोल्स। उस रिसोर्स प्लान को देश के बड़े डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन करो। ऐसा नहीं कि रिसोर्स प्लानिंग अलग चल रही है और देश का डेवलपमेंट अलग। इट्स सिंपल बट सो इफेक्टिव। सोच के देखो, हमने कितना कुछ कवर कर लिया। रिसोर्सेज क्या हैं, हमसे क्या गलतियां हुई, और आगे का सॉल्यूशन क्या है। लेकिन इन सब में से आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर सोचें। जस्ट इमेजिन, कल सुबह आप उठें और न्यूज़ आई कि दुनिया का सारा ऑयल, सारा पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, जस्ट गॉन। आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? स्कूल कैसे जाओगे? लाइट्स, इंटरनेट, इवन फूड डिलीवरी सब कैसे चलेगा? इस एक सवाल का जो आंसर है ना, वही इस पूरे चैप्टर का असली लेसन है। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। हे एवरीवन, कैसे हो? चलो आज आपके सोशल साइंस बुक का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को एक नए और बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल। ये जो जमीन है, जो हमें सब कुछ, लिटरली सब कुछ देती है, खाना, घर, कपड़े, क्या हम इसकी वाकई केयर कर रहे हैं? इस सवाल को ना पूरे एक्सप्लेनर के दौरान अपने दिमाग में जरूर रखना। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले आखिर प्रॉब्लम है क्या? हमें यह समझना होगा कि हम अपने सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स यानी लैंड के साथ कर क्या रहे हैं। 95%, जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर फॉर अ सेकेंड। 95% हमारी लगभग सारी बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, सब डायरेक्ट इसी ज़मीन से आती हैं। इट्स ह्यूज, राइट? तो ये फैंसी सा वर्ड लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब जमीन की क्वालिटी गिरती जाती है, मतलब वो कम उपजाऊ हो जाती है, यूज करने लायक नहीं रहती, उसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। और गेस व्हाट, इसके पीछे हमारी एक्टिविटीज और हाँ, कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं। ओके, तो इस स्टोरी के मेन विलन्स कौन है? वेल, स्पॉइलर अलर्ट, हम ही हैं। देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग जब जानवर जरूरत से ज्यादा घास चर लेते हैं, माइनिंग और क्वारीइंग जिससे जमीन खोखली हो जाती है, और हाँ, पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में ओवर इरिगेशन से भी जमीन खराब हो रही है। ऊपर से इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब मिलकर हमारी लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। और इन सब विलन्स का रिजल्ट ये देखो, ऐसी दरारों वाली सूखी बंजर जमीन जहां कुछ भी नहीं उग सकता, कोई लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकता। दिस इज द रियल फेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन गाइज। बट वेट, हर कहानी में एक विलन होता है तो एक हीरो भी तो होता है ना? तो मिलो हमारी स्टोरी के हीरो से, सॉइल। और इसको सिर्फ मिट्टी मत समझो, ये हमारे प्लैनेट की लिविंग स्किन है, एक पूरा लिविंग सिस्टम है इसके अंदर। पर ये हीरो बनता कैसे है? यू वोंट बिलीव दिस। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपर की मिट्टी, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, उसको बनने में नेचर को, गेट दिस, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल। नाउ यू नो व्हाई इट्स सो प्रेशियस। तो चलो एक छोटा सा एडवेंचर करते हैं अपने ही पैरों के नीचे। ये देखो, ये है सॉइल प्रोफाइल। इसकी ना अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे केक की होती हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है टॉप सॉइल, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे प्लांट्स, सारी खेती इसी पर डिपेंड करती है। यही है वो लिविंग सिस्टम जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है।
ऑलराइट, बैग्स पैक कर लो। चलो अब एक क्विक भारत दर्शन करते हैं सॉइल की नजरों से। हम देखेंगे कि इंडिया में कितनी अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है जो हमारे देश को इतना यूनिक और डाइवर्स बनाती है। ओके, सो ये रहा हमारा टूर गाइड इंडिया का सॉइल मैप। देख रहे हो ये अलग अलग कलर्स, हर कलर एक अलग टाइप की सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलूवियल है, ब्लैक सॉइल है, रेड है। हर मिट्टी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, अपनी एक अलग कहानी है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल से, अलूवियल सॉइल। इसे नॉर्दर्न प्लेन्स का पावर हाउस भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसे 3 बड़ी नदियों ने बनाया है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। उन्हीं का लाया हुआ सिल्ट है ये। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट है। एज के हिसाब से अलूवियल सॉइल 2 टाइप की होती है। जो पुरानी है उसे कहते हैं बांगर। इसमें कांकर यानी छोटे छोटे पत्थर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है। और जो नई है उसे कहते हैं खादर। ये बहुत फाइन पार्टिकल से बनी है और सुपर फर्टाइल है। गाइज, इसको अच्छे से याद कर लेना, बांगर वर्सेस खादर एग्जाम में पक्का आ सकता है। और क्योंकि ये इतनी फर्टाइल है, इसीलिए तो यहाँ पर शुगरकेन, गन्ना, पैडी यानी चावल, गेहूं सब कुछ इतने अच्छे से उगता है। और जहां खेती अच्छी, वहां लोग भी तो ज्यादा रहेंगे ना। दैट्स वाई इन इलाकों में पॉपुलेशन इतनी डेंस है। ओके, नेक्स्ट स्टॉप ऑन आवर टूर, ब्लैक सॉइल। इसका एक और नाम है रेगर सॉइल, और ये एक सुपरस्टार क्रॉप के लिए जानी जाती है। एनी गेसेस? कम ऑन, यू नो दिस। यस, कॉटन। इसीलिए इसका तीसरा नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसके बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स दिमाग में फिट कर लो। नंबर 1, ये मिलती है डेक्कन ट्रैप रीजन में। सोचो, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश। नंबर 2, ये बहुत ही फाइन क्लेई मटेरियल से बनी है। और नंबर 3, और ये इसकी सुपर पावर है, इसकी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी, मॉइस्चर को पकड़ के रखने की कैपेसिटी जबरदस्त है। एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमने प्रॉब्लम देख ली, हमने अपने हीरो सॉइल को भी जान लिया। तो अब क्या? अब टाइम है एक्शन का। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। सॉइल इरोजन के खिलाफ इस जंग को जीतना कैसे है। प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए पहले ये देखो, इसे कहते हैं गली इरोजन। जब तेज बहता हुआ पानी जमीन को इस तरह से काट देता है, गहरी गहरी नालियां बना देता है, तो वो पूरी जमीन खेती के लिए बेकार हो जाती है। ऐसी जमीन को बैडलैंड भी कहते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि हम इससे लड़ सकते हैं, और ये रहे हमारे हथियार, हमारा कॉन्जर्वेशन टूल किट। स्टेप 1, कॉन्टोर प्लाउइंग, यानी ढलान के साथ साथ खेत जोतना ताकि पानी की स्पीड कम हो जाए। स्टेप 2, टेरेस कल्टीवेशन, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना, आपने देखा होगा। स्टेप 3, स्ट्रिप क्रॉपिंग, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना ताकि हवा मिट्टी को उड़ाकर न ले जाए। और स्टेप 4, शेल्टर बेल्ट्स, यानी पेड़ों की एक लाइन बनाना जो सैंड ड्यून्स को रोक सके। ये सब रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। और अब एक आखिरी बात, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत बहुत पावरफुल लाइन लिखी है, We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जमीन हमारी नहीं है, हम बस इसके कस्टोडियल हैं। ये हमें पिछली जनरेशन से मिली है और हमें इसे आने वाली जनरेशन को सौंपना है, अच्छी हालत में। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचना इस बारे में। आप पर्सनली अपनी कम्युनिटी में अपने आसपास लैंड और सॉइल को बचाने के लिए वो एक छोटा सा स्टेप क्या ले सकते हो? सोचना जरूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।